तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, राधे राधे सभी को। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं, एक टीबी बराबर आपका दिया है 1024 जीबी की, बात सही है। एक जीबी बराबर होता है 1024 एमबी के, और एक एमबी बराबर होता है 1024 केबी के, और एक बाइट बराबर होता है 1024 बिट। ये बात आपकी गलत है, याद रखिएगा कि आपका एक बाइट में कितने होते हैं। तो एक बाइट में जो आपके होते हैं वो आपके 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट, जो कि सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर आपका डी गलत हो जाएगा। एक बाइट में आपके 8 बिट होती हैं। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, एक तत्व के अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या कहलाती है। एक तत्व के अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है भाई? तो ये कहलाती है आपके ऑप्शन आपका बी, परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण से समझिए, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन को हम लोग लिखते हैं O2, ठीक है, और ओजोन को लिखते हैं हम लोग O3 बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी परमाणुकता क्या है? आपकी 2 है, इसकी आपकी 3 है। तो कुल मिला के जो आपकी कह सकते हैं उनमें संख्या मौजूद होती है, उसे हम लोग बोलते हैं परमाणुकता कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि मात्र एक प्रकार के परमाणुओं वाले विशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्थात जिनमें से सिर्फ एक ही कण होता है, अर्थात वो आपका हो जाता है, आपका कह सकते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। क्योंकि तत्व की परिभाषा आपने पढ़ा होगा क्या, कि पदार्थ का वह स्वरूप जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, मान लो अगर एक से अधिक हो जाएंगे तो वो आपके परमाणु कहलाने लगेंगे ना। तो अर्थात जिसमें सिर्फ एक ही होता है तत्व, तो उसे हम लोग बोलते हैं तत्व। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थिर कठोर चट्टानों की परतों के बीच संचित भौमजल को क्या कहते हैं? अर्थात मान लीजिए कि कैसे कि आपकी कुछ चट्टानें हैं, तो इन चट्टानों के नीचे भी आपका पानी भरा होता है। तो इन भरे हुए पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इनको हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं जलभर। क्या बोलते हैं भाई? इसे जलभर बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखो, सिंपल भाषा में समझिए, वैसे लैंग्वेज तो बहुत आपकी टफ है यहाँ पर। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है? तो श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है, तो ये आपका ये कौन सा आप कह सकते हैं अंग है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपका होता है कौन सा? ये आपका उपास्थि डिस्क। क्या बोलते हैं? उपास्थि डिस्क को हमको बोलते हैं श्वास नली, ये कह सकते हैं ट्रैकिया को दृढ़ता से क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता था। जो आपकी श्वास नली होती है उसको दृढ़ता प्रदान करता है आपका उपास्थि डिस्क होती है, और कह सकते हैं उसे नष्ट होने से बचाए रखता है। कौन? आपका उपास्थि डिस्क होती है। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर यूपी स्पेशल के भी कंप्लीट कराइए, कंप्यूटर को भी कंप्लीट कराइए, और पर्यावरण। तो याद रखिए, जब आपकी यहाँ पर टॉस सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो लगभग आपके 15 तारीख के बाद आपके 15 से 25 के बीच आपके सामान्य विज्ञान के फुल टेस्ट कराएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, जीएस का भी यहाँ पर टेस्ट कराएंगे जो कि 50 प्रश्नों को होंगे, और आपके कह सकते हैं कंप्यूटर का भी यहाँ पर टेस्ट कराएंगे, बिल्कुल पर्सनल कराएंगे, जहाँ पर 50 या 25 आपके प्रश्न लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर टेंशन मत लीजिए। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपसे जुड़े हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए। जो हम सिलेबस के अनुसार आपको पहले ये टेस्ट मतलब टॉस सीरीज है उसको कंप्लीट करा दें, ताकि आपके दिमाग से ये घटना चक्र जो टॉस सीरीज होती है तो उसमें होता क्या है उसको आप समझ लीजिए। तब आपका विश्वास हम पर बन जाएगा। तो ऑटोमेटिक आप जब विश्वास बन जाएगा तो आप हर एक वीडियो देखेंगे, लाइक भी करेंगे, और आपको एक वेट रहेगा कि नहीं अब हमारा वीडियो आने वाला भी है। ठीक है, तो आप लोग परेशान होइए, हम आपको सिलेबस कंप्लीट करके ही देंगे। ठीक है, 25 के पहले कंप्लीट कर देंगे, और 5 दिन आपकी तैयारी जो होगी आपकी सेल्फ की होगी। ठीक है, अगर आपसे त्रिवलन कपाट मौजूद होता है, त्रिवलन कपाट आप पहली बार समझ रहे होंगे, तो आपको इसको हम समझा देते हैं एक मैप के माध्यम से। आप लोगों ने हृदय अर्थात आपका जो दिल होता है वो आपका कैसे एक बंद मुट्ठी के जैसा होता है। मान लो हम इसको दिल जैसे बना देते हैं, और आपका ये दिल हो गया अर्थात बंद मुट्ठी जैसा होता है। तो यहाँ पर आपके बीच में कह सकते हैं इसमें आपका यहाँ पर होता है दायां अलिंद। ठीक है, यहाँ पर आपका बायां अलिंद होता है, यहाँ पर दायां निलय होता है, यहाँ पर आपका बायां निलय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये दिया है दायां अलिंद और आपका कह सकते हैं दायां निलय, तो इनके बीच जो आपकी जगह होती है, ठीक है, इनके बीच जो आपकी जगह होती है इसे हम लोग बोलते हैं त्रिवलन कपाट। क्या बोलते हैं भाई? उसे हम लोग त्रिवलन कपाट बोलते हैं, ये वाले को। और इस वाले को बीच को जो बोलते हैं, बीच जो होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व। इस प्रकार से समझ जाइए थोड़ा सा। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तो 81 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच जो आपका मौजूद होता है उसे त्रिवलन कपाट कहते हैं। ठीक है, त्रिवलन कपाट कहते हैं। देखो हमारा
हमारा यहाँ होता है कि आप लोगों को समय जरूर ज़्यादा लगे, लेकिन हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलिए, ठीक है भाई। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कोई भी वीडियो में 100 से ज़्यादा लाइक नहीं जाता है। आप लोग यहाँ पर 5-5 हज़ार हो जाते हैं, तो कम से कम 1,000 लाइक तो उसमें हो जाए 5 हज़ार के देखने के बाद। तो भाई जो वीडियो पूरा देखे वो लाइक जरूर कर दिया करें, हमारी मेहनत को आप लोग भी समझिए। हम आपसे पैसे तो नहीं ले रहे हैं, साथ में फ्री PDF भी देते हैं, हर एक मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो भाई इतना लाइक तो दे दिया करिए। चलिए यहाँ पर कह रहा है किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं। किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं। तो इसका मतलब इसको अपनी भाषा में आपको समझाएं कि जो आपको ऊर्जा मिलती है वो आपकी सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, ये आपसे प्रश्न कह रहा है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट से होती है, अर्थात वसा से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ये नंबर आपकी वसा। अगर कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बोहाइड्रेट से पहले आपका वसा भी आता है, ठीक है। तो वसा अर्थात होता है कितनी, तो आपकी लगभग 1 ग्राम वसा से आपकी 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि आपके कह सकते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन वो आपको कार्बोहाइड्रेट से आपको लगभग 4 किलो कैलोरी मिलती है। समझ में आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट और आपके प्रोटीन से लगभग आपके देखा जाए 4 किलो कैलोरी, लेकिन वसा से आपका सर्वाधिक आपको यहाँ पर मिलेगा आपका 9 किलो कैलोरी मिलती है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो सर्वाधिक संकेंद्रण या होता है आपका ऊर्जा का वो आपके वसा में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया भैया। चलिए यहाँ पर स्टार्च क्या है, तो स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। नेक्स्ट कर आपसे कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, जवाब दीजिए भाई यहाँ पर। तो भाई याद रखना कि एक समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है। याद रखिएगा अनंत होती है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अनंत होती है। मान लो कोई भी समतल दर्पण है तो उसमें आप कहीं भी देखते हैं तो देखते हैं अनंत दूरी होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक धातु के तार में धारा को क्या संगठित करते हैं। अर्थात मान लीजिए कि ये कोई तार है, ठीक है। आपके कमरे में कोई स्विच है और दूसरे कमरे में आपका बल्ब लगा हुआ है, तो उसमें आप जैसे ही इस बटन को द्वारा ऑन करते हैं तो देखते हैं ये बल्ब आपका तुरंत जल उठता है। क्यों, क्योंकि इस तार में आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन होते रहते हैं, लाइट हो या ना हो। तो इस प्रकार से एक तार में जो होती है एक धारा को संगठित करती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है। हम आपको बिल्कुल बच्चे की तरह आपको समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक धातु के तार में जो होती है आपकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित परमाणुक कण होते हैं जो कि विद्युत के प्रवाह में सहायक होते हैं, ठीक है। अर्थात धातु के तार में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है उबुंटू क्या है। उबुंटू क्या है, तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर से संबंधित भी आपका है। उबुंटू जो आपका है, उबुंटू वो लिनक्स से निकला हुआ आपके प्रचालन तंत्र है। और ये आपका है क्या, तो ये आपका एक कह सकते हैं ये आपका है ऑप्शन आपका ए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है आपका, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 96 दिया है। कह रहा आपसे कि एक तत्व के समस्थानिकों में भाई क्या होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिकों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, समान रासायनिक गुण होते हैं, प्रोटॉन की भी समान होती है, लेकिन भौतिक गुण समान नहीं होते। याद रखिए एक तत्व के समस्थानिकों में भौतिक गुण कभी भी समान नहीं होते हैं। समझ गए ना भैया। एक ही तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो ये तो समान होंगे, लेकिन इनके रासायनिक गुण भी समान होंगे, लेकिन यहाँ पर इनके भौतिक गुण आपके भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा आपका बी, कि एक तत्व के समस्थानिकों में आपके कह सकते हैं कि आपका भौतिक गुण आपके समान नहीं होते हैं। देखो इस प्रश्न में आपकी 3 चीज़ें हैं, नहीं होती होते, अर्थात यहाँ पर 2-3 प्रश्न एक साथ बोले गए हैं, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देखो आप लोगों को हमने बता दिया है कि यूट्यूब में बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत लोग टो सीरीज को भी सॉल्व करा रहे हैं, लगभग पूरे लोग सॉल्व कराएंगे, लेकिन टो सीरीज को समझ पाना और उसको आपके दिमाग में भर पाना ये बहुत ही कम लोग ही कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको विश्वास हो गया है कि इस चैनल में हमारी तैयारी अच्छी हो गई है तो आप इधर उधर भटकिए मत, ठीक है। आपको जितने हम वीडियो देखते जाएँ उनको आप पढ़ते जाइए, जरूरी वाले पॉइंट नोट करते जाइए, ठीक है। और 25 के बाद सेल्फ तैयारी आप कर सकते हैं, हम आपको छूट दे देंगे 5 दिन की पूरी तरीके से, जब ताकि आप सेल्फ स्टडी कर सकें। विश्वास सभी पर नहीं होता है, विश्वास एक पर होता है। जब विश्वास टूट जाए तो फिर विश्वास किसी पर नहीं होता है ना। चलिए यहाँ पर आपका दिया है 97 नंबर कि मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं जो सोना होता है बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है, बहुत ही मुलायम होता है। अगर इसे थोड़ा भी आँच में लाया जाए तो पिघल सकता है। तो इसके कारण अगर इसे और भी कठोर मिलाना है अर्थात कठोर बनाना है तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका भैया, तो ये हम लोग प्रयोग करते हैं आपके ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, आपकी
Cu अर्थात इसे बोलते हैं कॉपर। तो कॉपर का हम लोग यहाँ में मिश्रण प्रयोग करते हैं। समझ में आया? अर्थात कह सकते हैं अगर सोने को 1 ग्राम सोना अगर है तो उसके कम से कम लोग 3 किलोमीटर दूरी तक का तार खींच सकते हैं, मतलब इतना आपका नरम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, मिलाते हैं उसमें तांबा। देखो जैसे कि मान लीजिए आपके सोने की मोहरें बनती हैं, मोहरें मतलब कह सकते हैं गोल्ड मेडल वगैरह होते हैं, तो ये जो आपके होते हैं कह सकते हैं उनमें जो मिला दिया जाता है तो शुद्ध सोना उसमें भी नहीं होता है, उसमें भी आपका लगभग 22 कैरेट होता है। जो आप गहने पहनते हैं लगभग उसमें भी आपका 18% ही सोना होता है, पूरा पूरा आपका नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18% नहीं मतलब 18 भाग। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतलब कह सकते हैं कि वे पदार्थ बताइए जो वायु को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके कौन होते हैं भैया? तो ये आपके होते हैं 98 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, वायु प्रदूषण। अर्थात कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो वायु को संदूषित करते हैं उन्हें हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है आदि के दहन से क्या होता है, कार्बन होती है, नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण हो जाता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि आपका वायु प्रदूषण के द्वारा ही आपके कह सकते हैं वायु आपकी संदूषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है 99 कि कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होता है? कैल्शियम की अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रभाव आपका जो पड़ेगा वो आपके हड्डियों में पड़ेगा। कैल्शियम की अगर कमी है तो आपका प्रभाव हड्डियों में पड़ेगा, और हड्डियों से संबंधित प्रभाव जो आपका होता है वो आपकी कैल्शियम से, इसका मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर विटामिन डी। ठीक है, तो इसका मतलब विटामिन डी आपकी कमी से आपका होता है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब आपका हो गया कि विटामिन डी का रासायनिक नाम समझ लीजिए केवल कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, और यह कैल्शियम तथा फास्फेट के अवशोषण से महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी, और कह सकते हैं जिसका प्रभाव के हड्डियों में अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं विटामिन डी की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि किस प्रकार के विन्यास में मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है? इस प्रश्न को आप समझ नहीं सकते हैं, वो बहुत ही गहनता से समझना पड़ेगा। देखिए जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बनाया था, पत्ती बनी होती हैं, और ये जब पत्ती आपकी बनी होती हैं तो इनमें से क्या होता है भैया, इनमें देखो इस ऐसे ऐसे जालक बने होते हैं। ठीक है, बने होते हैं ना, तो वही आपका दिया कि जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, ये चीज़ आपको दिया था। अब इसको आप समझ गए, दिमाग में आप मैप जैसा बना रहेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा कि किस प्रकार के विन्यास में मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है डिजाइन, तो आपका ये होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से जो आपका भीतर संलग्न होता है किस में होता है? तो आप देखते हैं कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से बंद होती है, तो इनमें जो रक्त होता है तो कहाँ रहता है? तो रक्त आपके रक्त वाहिनियों में तो होता है ना, तो रक्त वाहिनियों में ही रहेगा, इधर उधर तो जाएगा नहीं। इसका मतलब आपका रक्त बंद परिसंचरण, आपकी बॉडी में जो रक्त है वो आपका बंद परिसंचरण है, और इनमें जो रक्त रहेगा कहाँ रहेगा? आपके रक्त वाहिनियों में रहेगा। ठीक है, रक्त वाहिनियों में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 102 नंबर आपसे पूछा गया है कि एक फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को, एक फोटोसेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है? जवाब दीजिए भाई। तो ये आपको कह सकते हैं ये परिवर्तित करता है आपके जो सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? आपकी विद्युत ऊर्जा में। फोटोसेल मतलब आप देखते हैं कि घरों में सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि सोलर हमारे घर पे लगा है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सूर्य किरणें गिरती हैं, जिसके कारण क्या होता है बाद में आप लाइट जला सकते हैं। अर्थात इसे कह सकते हैं फोटोसेल से प्रकाश ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में कर सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से हम लोग क्या करते हैं? विद्युत उत्पादन कर लेते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक है, या सेल मतलब कह सकते हैं यह सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो आपका फोटो सेल है ये आप किस पर आधारित है? ये आपका एक कह सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आपका ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे एक उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है, इसका जवाब लगभग 80% बच्चे गलत देंगे। देखते हैं, एक उड़ते हुए हवाई जहाज में क्या होती है भाई? केवल स्थिर ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा या गतिज ऊर्जा दोनों, या ना तो स्थिर ऊर्जा ना ही गतिज ऊर्जा। तो भाई अगर आपने सोचा है यहाँ पर, अगर आपने जवाब सी सुना है तो बिल्कुल सही है भाई, स्थिति तथा गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। आपका बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको कि स्थित कैसे है। तो देखिए कि मान लीजिए आपका ये जहाज ऊपर उड़ के जा रहा है, आप पृथ्वी में हैं, तो भाई जहाज ऊपर से ही तो गया होगा ना, ऊपर गया होगा। अब यहाँ पर स्थिर हो गया है, अर्थ का मतलब कि v वेग से तो चल रहा है लेकिन ऊपर को तो नहीं भग रहा है, आगे को भग रहा है, ऊपर को नहीं जा रहा है, इस हिसाब से स्थिर हो गया। और आगे v वेग से जा रहा है, इसका मतलब गतिमान है। इसका मतलब है कि इसके हिसाब से स्थिर है लेकिन v वेग से आके चल रहा है। ठीक है, ग्रेविटी के कारण ये ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, वो तो हम लोग ले जाते हैं तब जाता है, वैसे बंधा रहता है, तो इसका मतलब ये स्थिर है और आगे v वेग से जा रहा है, इसका मतलब आपका गतिज है। इसका कारण से आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, स्थिर गतिज ऊर्जा दोनों होती है, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि HTTP का
असंक्षिप्त रूप क्या है, अर्थात HTTP का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो HTTP आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और ये जो आपका होता है वो आपके कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा प्रयुक्त आपका अंडरलाइन प्रोटोकॉल होता है। और यह प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि कैसे संदेशों को फॉर्मेट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन आपका है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। H2O के साथ चूने को मिलाने पर क्या होता है। तो मान लो आपका ये दिया है H2O और इसमें से चूने, और चूने का सूत्र आपका क्या होता है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात CaO होता है, ठीक है। इन दोनों को अगर मिलाते हैं और रासायनिक केमिकल कराते हैं तो इसमें आपका बनेगा CaOH का होइल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होइल ट्वाइस बनेगा। और इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो 105 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बुझा हुआ चूना कहते हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि नींबू के रस का pH मान होता है, अर्थात यहाँ पर देखो ये थोड़ा पॉइंट गलत दिया है कि नींबू के रस का pH मान 4 तो होता है क्या, नहीं होता है ना, 2.4 होता है, 2.4 होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं नींबू के रस का pH मान इतना है, तो इसका अर्थ मतलब ये है। तो हमने आपको बताया था कि pH स्केल होती है जिसकी खोज आपके SP सारेन सर ने किया था। यहाँ पर कह सकते हैं कि बीच में 7 होता है, इसके बाद आपका 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 करके इस प्रकार से आप इधर जाएंगे, ठीक है। और ऐसे इधर आएंगे 6 आएगा, आपका कह सकते हैं कि आपका 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 2 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो 7 होता है आपका उदासीन होता है, लेकिन इधर साइड अगर आएंगे तो आपका अम्लीता बढ़ता है अर्थात खट्टापन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा अर्थात कह सकते हैं कसैलापन बढ़ेगा। तो इधर आपका देखो इसका जो pH मान है कहाँ पर है, 4 है ना, इसका मतलब आपका ये अम्ल है अर्थात अम्लीता इसकी बढ़ती जाएगी। तो 106 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, इसकी जो प्रकृति होगी वो आपकी अम्लीय प्रकृति होगी। भैया समझ में आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पर कि वन मुख्यतः किस प्रकार मृदा को बहाए जाने अथवा कटाव बचाते हैं। वन जो आपके होते हैं वो किस प्रकार की मृदा को बचा लेते हैं अर्थात कटाव से बचाते हैं। तो ये जो आपके बचाते हैं तो वन के वृक्षों के जड़ों के द्वारा। भैया वृक्ष तो नहीं मट्टी को पकड़ लेंगे, पकड़ेंगे क्या, जो वृक्ष की होती है जड़ें वही तो पकड़ेंगे ना, वही बांधे रहती हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। देखो हम समय ज़्यादा लिए हैं, हो सकता है कि यूट्यूब में इतना ज़्यादा समय कोई लेता हो, ठीक है, आपको 5 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट में समझा देगा, लेकिन हमारा वीडियो होता है वो लगभग 18 मिनट का हो जाता है। और यहाँ पर दिया है पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाली भाग क्या है। आप लोग देखते हैं कि कोई भी फूल होता है तो उस फूल में एक मान लीजिए इस प्रकार से ये है और उसमें एक छोटी सी ये पत्ती कलिका आपकी निकलती है, इसके बाद ये फूल आपका खिलता है, ठीक है। तो ये जो आपका चीज़ पूछा गया है ये कह रहा है कि पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाली भाग क्या होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं भाई, तो 108 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, बाह्य दल बोलते हैं, ठीक है, बाह्य दल पुंज कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण क्या है। तो वायुमंडल में देखते हैं कि आपकी देखो कि बहुत मनुष्य बहुत ज़्यादा है तो CO2 की मात्रा बहुत है, लेकिन यहाँ पर देखते हो ऑक्सीजन भी रहती है। तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेते कौन है, पौधे लेते हैं, और देते कौन है आपके, तो भी पौधे देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आपकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वही आपको कह सकते हैं कि स्थिरता बनाए रहती है आपके ऑक्सीजन और आपके कार्बन को। तो ये आपके प्रकार से ऑप्शन राइट का भी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही आपके CO2 और O2 का यहाँ पर कह सकते हैं संतुलन बना रहता है। तो किस कारण से, तो आपके प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्सर्जन का अर्थ क्या है। उत्सर्जन, उत्सर्जन आपने पढ़ा होगा, आपकी उत्सर्जन तंत्र आपकी बॉडी से संबंधित होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं बॉडी के अंदर विशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि विषैले पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालना भी आपका कह सकते हैं उत्सर्जन होता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन राइट आपका 110 का कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, कि अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन जो कि एक विषैले प्रकार के होते हैं उनका निष्कासन ही करना आपकी उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था, ठीक है ना। तो वास्को डिगामा जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, ये कब आया था, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 1498 ईस्वी में आया था। ये कहाँ से आया था, तो देखिए ये आपका उत्तर मासा अंतरिक्ष का चक्कर लगाते हुए 17 मई 1498 के कालीकट के बंदरगाह एक आप है, कौन सा बंदरगाह है वहाँ पर, तो कप्पक डाबू नामक स्थान पर पहुंचा था। और समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला वास्को डिगामा प्रथम यूरोपी था, ठीक है ना। इससे संबंधित क्वेश्चन और आप समझ लीजिए कि जब कालीकट के तत्कालीन वहां पर शासक थे जमोरिन, उनके शासनकाल में पहुंचे और उन्होंने अच्छे से स्वागत किया और इनका अरबियों ने विरोध भी किया था, ये भी पॉइंट है, ठीक है। और वास्को डिगामा 1499 में वापस चला गया। वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया और इसकी मृत्यु भी भारत में हुई थी और इसे फोर्ट कोची में दफनाया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है
पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अल्मीडा था। कौन था? अल्मीडा था। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका अल्मीडा हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए जो 1505 ईस्वी में, ठीक है, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में आया था। जो अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बन के आया, ठीक है, और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। मतलब ये आपके फ्रांसीसी से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 का बी, अर्थात आपका कौन था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आपके पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है ना, याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमने बताया कि यह अल्मीडा के बाद, अर्थात अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बनकर आया था। ठीक है ना, और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? तो प्रथम दुर्ग का निर्माण जो कि पुर्तगालियों ने करवाया था, ये कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन आपका सी, कोचीन हो जाएगा। ठीक है, कोचीन। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, मध्य काल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम जो व्यापार स्थापित किया था मध्य भारत से, ये आपकी कौन थी? ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, पुर्तगाली। एक पॉइंट याद रखिए कि जो भारत में जो यूरोपवासी आए हैं तो कौन क्रम से आए? ठीक है, पहले आपके पुर्तगाली आए, इसके बाद डच आए और डच के बाद अंग्रेज आए। ठीक है, याद रखना कि डच के बाद अंग्रेज आए हैं, अंग्रेज के बाद डेन आए हैं और डेन के बाद आपके फ्रांसीसी। लेकिन अगर बात करें कंपनियों की, तो कंपनी स्थापित करने में पहले पुर्तगालों की स्थापित हुई, फिर आपके अंग्रेजों की, जबकि डच पहले आए थे और कंपनी स्थापित की किसने? अंग्रेजों ने। फिर आपके डचों ने स्थापित किया, फिर डेनिश ने, फिर फ्रांसीसी ने, फिर आपके स्वीडिश ने। इस प्रकार से ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपका क्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सॉरी, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमा समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो किन यूरोपियों ने किया था? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, पुर्तगाली ने किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी? तो आपकी कौन थी यहाँ पर? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर वो कहाँ थी ये कह सकते हैं, तो आपका 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अर्थात हुगली थी। कहाँ पर थी? हुगली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? किसने अड्डा बनाया था? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने बनाया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ये क्वेश्चन आपके पिछली बार पीसीएस में पूछा था कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया था। ठीक है ना, यही पूछा गया था 2018 में। तो यहाँ पर कौन कलकत्ता का संस्थापक था? 9 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जॉब चार्नक। ठीक है, जॉब चार्नक ने कलकत्ता का स्थापना किया था। ठीक है, 3 नगर थे और तीनों नगर को एक साथ मिलाकर कोलकाता अर्थात पहले था उसको कलकत्ता नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? ठीक है ना, तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? ये आरंभ किया था आपके डचों ने। किसने? डचों ने आरंभ किया था। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अर्थात जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी इंग्लैंड में बनी थी अर्थात लंदन में बनी थी उस समय भारत का बादशाह कौन था? ये बादशाह आपके थे कौन? अकबर थे। ठीक है, अकबर। लेकिन जब ये कंपनी जब तक ये स्थापित होने के लिए आई थी तो वहां पर आपके अकबर का देहांत हो गया था और इसके बाद इनके पुत्र आपके आ गए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ये कारखाना स्थापित किया था आपके ऑप्शन राइट बी, क्योंकि हमने बताया कि अकबर की मृत्यु के बाद, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 में हुई थी और इनकी मृत्यु के समय जो कंपनी आई थी इनके लिए, लेकिन तब तक ये इनकी डेथ हो गई थी और आ गए थे इनके पुत्र जहांगीर आ चुके थे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, भारत में
1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? आपके 13 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सूरत में स्थापित किया था। कहाँ पर स्थापित किया था? आपके सूरत में स्थापित किया था। कहीं कहीं आपके कितना होता है? 12 होता है, ठीक है, 1612 होता है, ये कहीं कहीं होता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली, ठीक है, स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के स्थान पर यह हराया था पुर्तगालियों को, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी ने। तो आपका 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके थॉमस बेस्ट ने, ठीक है, इसने थॉमस बेस्ट ने हराया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? ठीक है ना। तो यूरोपीय कंपनियों में सर्वप्रथम आपका सूरत में स्थापित करने वाले कारखाने कौन थे? तो 15 का ऑप्शन आपका बी, अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना अर्थात व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो ये अनुमति कहाँ पर मिली थी? आपके 16 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी, अर्थात आपके सूरत में मिली थी। कहाँ पर? सूरत में मिली थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? अर्थात जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो इसको बम्बई किससे मिली थी आपकी? ये आपके 17 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपका पुर्तगालियों से मिली थी। ठीक है, पुर्तगालियों ने इन्हें दहेज में दिया था। ये पॉइंट याद रखना कि पुर्तगालियों ने बम्बई दहेज में दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये आपके अंग्रेज गवर्नर कौन थे? 18 का ऑप्शन आपका बी, अर्थात आपका सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध, तो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था किन के मध्य? आपका 19 का ऑप्शन राइट आपका ए, आपके अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, कर्नाटक युद्ध किन के बीच है? तो आपका अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य आपका लड़ा गया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? अर्थात यहाँ के भारतीय राजाओं में झगड़ा डालो और यहाँ पर आपका क्या करो, आपका शासन कर सकते हैं। ये आपको किसने किया था? ये किया था आपके जो बी नंबर डुप्ले थे। ठीक है, डुप्ले ने ये आपकी नीति आरंभ की थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? ये भारत में फ्रांसीसियों की बात कर रहा है। ठीक है, फ्रांसीसियों ने, तो फ्रांसीसियों ने कहाँ पर किया था? 21 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। कौन सा? आपका सूरत। ठीक है, इन्होंने भी आपके सूरत में फ्रांसीसियों ने भी स्थापित किया था। 21 का ऑप्शन आपका ये। ठीक है ना, पहले की बात कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का, तो फ्रांसीसी कंपनी का जो माना जाता है वो किसको मनाता है? 22 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कल्बर्ट को। किसको मनाता है? कल्बर्ट को मनाता है, जो कि आपके फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक है भारत में। ठीक है, कहाँ पर? भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, और इस एक पॉइंट आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपके फ्रांसीसी आया है, तो देखिए फ्रांसीसियों ने सबसे अंत में प्रवेश किया था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने सबसे अंत में प्रवेश किया था, और फ्रांसीसियों की पहली कोठी जो थी वो फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी, और दूसरी कोठी थी वो आपकी मुसलीपट्टनम में। ठीक है, 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन तथा बिल्लार लेस्प्री ने, जो कि कह सकते हैं सूबेदार शेर खान लोदी को, एक छोटा गांव जो कि पुदुचेरी प्राप्त कर पांडिचेरी की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारखाना था? 23 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अर्थात आपका चिनसुरा। ठीक है, कहाँ पर? आपके तो चिनसुरा में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था।
ठीक है। तो ये यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था कहाँ से, तो ऑप्शन आपका 24 का हो जाएगा यहाँ पर आपका, जो कि ए नंबर बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता था, बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है आपका, काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो अफीम इनको किस क्षेत्र से मिलती थी, 25 का ऑप्शन आपका ए आपके बिहार क्षेत्र से मिलती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। तो सबसे अंत में कौन आए थे, अभी हमने आपको बताया था कि फ्रांसीसी थे, ये आपके सबसे अंत में आए थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्व को आरंभ किया था। ये आपका युद्ध कौन था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध था जिससे भारत में ब्रिटिश लोगों को यहाँ पर कुछ कह सकते हैं प्रभुसत्व जमाने की एक झलक जैसी आपकी मिल गई थी। कहाँ से, आपके प्लासी के युद्ध से। लेकिन बक्सर के युद्ध से इनको पूरी तरीके से भारत पर समझ गए थे कि अब हमारा राज्य यहाँ पर स्थापित हो गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर प्लासी युद्ध हो जाएगा। अब युद्ध किसके साथ हुआ था उसको भी समझ लीजिए। अभी अगला पॉइंट आपका दिया है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। ये किस युद्ध में, अर्थात जो आपका युद्ध हुआ था, ठीक है, आपका प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव अर्थात अंग्रेजों के बीच आपका हुआ था और प्लासी के युद्ध में आपका परास्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका 29 का ऑप्शन आपका सी अर्थात रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल में। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक ये बोला गया है आपके जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछ लेता है क्योंकि काफी बच्चे सिर्फ प्लासी का नाम पढ़ते हैं कहाँ ये नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपका 31 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और ऐसे ही हमारी सीरीज है, आपको बेकायदे एक अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, जो कि कह सकते हैं एक क्रम भी होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ये आपके 1757 ईस्वी में लड़ा गया था आपका प्लासी का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। किसने किया था, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है और राइट इसका आंसर हो जाएगा आपका 33 का डी अर्थात जो आप मीर कासिम थे। ठीक है, मीर कासिम थे, इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुसत्व को स्थापित या संस्थापित किया था, ये आपका निर्णायक युद्ध कौन था। तो अभी हमने बताया था कि जो निर्णायक युद्ध था आपका बक्सर का युद्ध था। कौन सा, बक्सर के युद्ध से पूरी तरीके से अंग्रेजों ने भारत को कह सकते हैं ढह लिया था और पूरा पता चल गया था कि ना अभी यहाँ पर भारत प्रभुसत्ता स्थापित हो गई है अंग्रेजों की। नेक्स्ट कह रहा है आपसे बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। दिल्ली का शासक, तो यहाँ पर 35 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय था जो कि इस समय आपका शासक था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए कि इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ये आपका अभी वही आंसर हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था। बंगाल की दीवानी ये प्रदान किया था, ऑप्शन राइट बी मुगल सम्राट ने प्रदान किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि किस गवर्नर के कार्यकाल में
किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां, ठीक है, शहंशाह, ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? ये आपके कौन से गवर्नर थे? तो ऑप्शन राइट आपका 38 का हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, अर्थात लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था? ये कब प्रदान किया था? ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 को प्रदान किया था। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर कह रहा है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ठीक है, किसे बनाया था? तो 40 का ऑप्शन राइट आपका यही हो जाएगा यहाँ पर, मोहम्मद रजा खान को, मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उपदीवान नियुक्त किया था। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन आपके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो सर पहले आपके पर्वतीय जनजाति आपकी जो थी ये किसके संपर्क में थे? तो आपका बी खासी जनजाति, किसके? खासी जनजाति के अंतर्गत आपके आए थे संपर्क में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ये भी क्वेश्चन अभी पिछली बार आपका आया था एग्जाम में। तो ये आपका अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, किसने किया था? 42 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, मराठाओं ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मराठाओं ने किया था सर्वाधिक विरोध अंग्रेजों का। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर जो कि क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर से संबंधित क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके जो दिया गया है। क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर आपका 43 नंबर आपसे कह रहा है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, ये कौन सा आपका सम्मिलित था? 43 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा जो डी नंबर, श्रीनगर, ये आपके रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट करा आपसे रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका। तो रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? 44 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, शुकर चकिया थे। शुकर चकिया से संबंधित थे महाराणा आपके रणजीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी 45 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लाहौर थी। क्या थी? लाहौर। ये क्वेश्चन हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? 46 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, शाह शुजा से प्राप्त किया था। ठीक है, शाह शुजा से प्राप्त किया था। आपका ये जो कोहिनूर हीरा है इतिहास, ये आपका सबसे पहले कहाँ से निकल के आता है? तो गोलकुंडा के खदान से निकल के आता है। और ये मोहम्मद बिन कह सकते हैं आपका जो खिलजी वंश था, ठीक है, खिलजी वंश में, तो खिलजी वंश यहाँ पर जब युद्ध करते हैं तो यहाँ पर जो राज्य कर रहा था वो आपका रुद्रदेव प्रताप, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। और प्रताप रुद्रदेव यहाँ पर शासक था। और इस समय जो कि कह सकते हैं कि आपका मलिक काफूर होता है। ठीक है, मलिक काफूर आपका इस युद्ध का नेतृत्व करता है और यहाँ से प्राप्त करता है कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा के बाद इस हीरे का जो वर्णन किया गया है आगे चलकर, ये वर्णन आपके जो हुमायूं था, हुमायूं के पास, हुमायूं के बाद उनकी गद्दी पर लाया गया। फिर इसके बाद आपके फारस शासक नादिर शाह आए थे, नादिर शाह लूट के ले गए। नादिर शाह के बाद आपके शाह शुजा के पास गया, शाह शुजा के पास आपके रणजीत के बाद रणजीत सिंह के पास गया। और रणजीत सिंह के बाद ये आपका जो हीरा था ये आपके अंग्रेजों के पास चला जाता है। और इस समय जो आपका ये हीरा है इसके 3 पार्ट हो चुके हैं। 2 पार्ट जो मुकुट है वहां पर, ठीक है, जो ताज है उनके रानी का उसमें जड़ा हुआ है, और एक आप पार्ट रखा है म्यूजियम में। इस प्रकार से कोहिनूर हीरा का आपका इतिहास है। ठीक है ना, तो देखिए रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे? ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, शाह शुजा से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले लिया है? ठीक है, ये आपका कहा था 47 ऑप्शन आपका ए, अर्थात महाराणा रणजीत सिंह थे। ठीक है, महाराजा रणजीत यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका, क्योंकि ये आपके काने थे, अर्थात दूसरी आंख की रोशनी इनकी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? ऑप्शन आपका 48 का बी हो जाएगा, आपकी खड़ग सिंह बने थे। ठीक है, खड़ग सिंह बने थे, काफी एक वीर योद्धा थे आपके खड़ग सिंह। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को
पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? तो पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था ये हैदर अली को। ये 49 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सर आयर कोट। ठीक है, सर आयर कोट ने हराया था। देखिए पहला आपको जो युद्ध हुआ था मैसूर युद्ध में, तो हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। दूसरा युद्ध था उसमें से हैदर अली पराजित हो गया था। फिर इसके बाद टीपू सुल्तान आता है, इसका हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, और इसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी तीसरी मैसूर युद्ध से। और चौथा मैसूर युद्ध आपका 1799 जो हुआ था, वहां पर क्या हुआ था, आपके टीपू सुल्तान की भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था? 50 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? ये आपका कौन है? 51 का ऑप्शन आपका डी, टीपू सुल्तान था। इसने आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। आपके कह सकते हैं कि आपके एशिया प्रांत में कुछ देश थे, ठीक है, और दूसरी जगह भी आपके भेजे थे टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट कह रहा है आपसे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। ये कहाँ पर? तो 52 का ऑप्शन राइट आपका बी, अर्थात पोलीलूर में। ठीक है, पोलीलूर में हराया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो ये किसके साथ किया था? 53 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका सी, अर्थात टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? कब मारे गए थे? तो अभी हमने बताया था 1799 ईस्वी में मारे गए थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे बेगम मसरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। ये निर्माण कहाँ पर करवाया था? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सरधना में करवाया था। ठीक है, सरधना में। अब आपके क्वेश्चन यहाँ पर गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित है। तो देखिए आपका पहला पॉइंट कह रहा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कह रहा है, ये आपके कौन थे? 56 का ऑप्शन आपका बी, वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट कह रहा है आपसे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? 57 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग से थी। किससे? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ठीक है, तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, ये किसने किया था? 58 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, अर्थात वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। ठीक है, और इसके बाद 59 नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? महाभियोग का मुकदमा किस गवर्नर पर? 4 आपके ऑप्शन है, और ये जो क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। आप इन 4 ऑप्शन में कमेंट करके बताइएगा कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग आपका चलाया गया है। ठीक है।